बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 का मॉड्यूल नंबर 15 जो है वो कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क की बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको सिक्योरिटी जो रिस्क है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो रिस्क है उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो इस स्लाइड के ऊपर सबसे पहले ये है, व्हाट इज रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट दैट ड्राइव्स ऑल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क्स एंड एक्टिविटीज। यानी वो कह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जितने भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं या जितने भी फ्रेमवर्क्स होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको चलाने के लिए हमें जो रिस्क है वो एक बुनियादी जो है ना वो किरदार अदा करता है, बुनियादी असूल का एक किरदार अदा करता है। यानी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए रिस्क नहीं लेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कभी भी बेहतर नहीं हो सकेगी। जैसे आप आम जिंदगी के अंदर भी जब कोई काम करते हो तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो मैं रिस्क लेने लगा हूँ, अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, ना हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो पता चलेगा कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ पे यहाँ पे भी बताई गई है। उसके बाद कहता है, इन सिंपल टर्म्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क रेफर टू द पोटेंशियल डैमेज और लॉस दैट मे बी कॉज टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कब रिस्क लेने पर हमें नुकसान होता है। तो वो कहते हैं जनाब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें रिस्क की वजह से नुकसान या खसारा तब हो सकता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिफाजती इकदामात ना किए जाएं, हिफाजती इकदामात ना किए जाएं या मौजूद ही ना हो। तो जब पहले उसने आपको बताया कि सिक्योरिटी रिस्क होता क्या है, फिर उसके बाद उसने ये बताया कि अगर आपकी कंपनी के अंदर जो है वो हिफाजती इकदामात नहीं होंगे तो रिस्क का हमें नुकसान भी हो सकता है और खसारा भी हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि रिस्क को अप्लाई कैसे किया जाए, इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो ये बेसिकली इस दो पैराग्राफ के अंदर वो बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि रिस्क को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि उसकी वजह से मतलब हमें फ़ायदा हो। तो यहाँ पे देखने को लिखा हुआ कहता है, अ प्रोसेस एम्ड एट अचीविंग एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर गेन एंड मिनिमाइजिंग वल्नरेबिलिटी एंड लॉस। यानी वो बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं कि हम रिस्क को इस तरह से प्रोसेस करते हैं या उसका प्रोसेस इस तरह से बनाते हैं या उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि हमें ना तो कम से कम फ़ायदा हो और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। यानी हम उनके दरमियान एक तवाज़ुन, एक बैलेंस बना लेते हैं, ठीक है? मतलब इस तरह से अपना रिस्क अप्लाई करेंगे कि हमें जो है वो फ़ायदा भी हो और अगर नुकसान है तो नुकसान कम से कम हो। मतलब दोनों के दरमियान तवाज़ुन तवाज़ुन रहे। मतलब बैलेंस रहे दोनों के दरमियान, ठीक है? फ़ायदे और नुकसान के दरमियान क्या हो? बैलेंस रहे। मतलब ना ही फ़ायदा कम से कम हो और ना ही नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद कहते हैं, और उसके बाद यूजुअली अकम्प्लिश्ड बाय एंश्योरिंग दैट इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट्स एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी विदिन एक्सेप्टेबल लिमिट्स एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। इस पैराग्राफ में बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी कंपनी के अंदर हम रिस्क को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, रिस्क को अप्लाई करवाते हैं, तो इस बात को इंश्योर किया जाए कि जनाब अगर किसी वजह से हमें नुकसान होता है, तो कंपनी को नुकसान इतना हो कि कंपनी उसको बर्दाश्त कर सके। ये ना हो कि नुकसान इतना ज़्यादा हो जाए कि कंपनी उसको बर्दाश्त ना कर सके और कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये 2 चीज़ों को कहता है आपने ख़्याल रखना। जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर रिस्क को जब इम्प्लीमेंट करवाते हो, तो उसका प्रोसेस आपने इस तरह से करना होता है कि आपने 2 बातों का ख़्याल रखना है। पहला बात कि आपके फ़ायदे और नुकसान के दरमियान तवाज़ुन कायम रहे, ठीक है? और दूसरा आपने इस बात को इंश्योर करना होता है कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, अगर उसके अंदर आपको रिस्क की वजह से कोई नुकसान होता है, तो वो नुकसान इतना ज़्यादा ना हो कि कंपनी उसको बर्दाश्त ही ना कर सके। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है रिस्क मैनेज्ड, कि रिस्क को हम किस तरह से, अगला क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, रिस्क इज मैनेज्ड सो दैट, कि रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाए। ठीक है, रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है या किस तरह से मैनेज किया जाए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है रिस्क को मैनेज करने के हवाले से। तो पहला पॉइंट है इट, ये मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कि पेपर में आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि रिस्क को मैनेज मैनेज जो है किस तरह से किया जाता है या किस तरह से किया जाए। कहता है इट डज नॉट materially impact the business process in an adverse way। कहता है आपने रिस्क को इस तरह से मैनेज करना है कि उसमें सबसे पहला पॉइंट ये हो कि आपकी कंपनी के अंदर उसके मनफी असरात ना पड़ रहे हों। मतलब बुरे असर, मनफी असरात मीन बुरे असरात ना मुरतब हों आपकी कंपनी के अंदर।
रिस्क की वजह से। तो पहला ये चीज़ होगी कि रिस्क को हमने इस तरह से मैनेज करना है कि कंपनी के अंदर इसके मनफी असरात ना मनफी असरात पैदा ना हो रहे हों। और उसके बाद रिस्क को कहता है हमने इस तरह से मैनेज करना है कि उसमें 2 चीज़ें हमें मस्ट जो है ना वो पता चलें। पहला पहला ये प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी में मतलब कि फ्यूचर से पहले ही आप पेशगोई कर दो कि आप ये जो रिस्क लेने लगे हो, इसके अंदर आपकी पेशगोई ये होनी चाहिए कि मतलब आपको इसमें कितना नुकसान हो सकता है, अगर होगा तो कितना नुकसान होगा, अगर फ़ायदा होगा तो कितना फ़ायदा होगा, और इसकी जो डिज़ायर आउटकम्स हैं, उनके बारे में भी आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता है। तो रिस्क को कहता है आप इस तरह से मैनेज करो कि आपको एक तो पेशगोई आप पहले से उसके बारे में थोड़ी बहुत पेशगोई कर सको, और दूसरा आप अपने डिज़ायर जो आउटपुट्स हैं, उनके बारे में पहले से बता सको। नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब ये होता है रिस्क की जांच पड़ताल। कि रिस्क की जांच, ये आपको क्वेश्चन कैसे बन सकता है पेपर के अंदर कि रिस्क की जांच पड़ताल किस तरह से की जानी चाहिए, या अगर रिस्क की जांच पड़ताल हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो कहता है 3 पॉइंट होने चाहिए रिस्क की जांच पड़ताल के अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट, फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव रिस्क। कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि जनाब इस रिस्क की वजह से खतरा क्या आ सकता है, खतरे की बुनियाद क्या होगी। फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, कि मतलब अगर हम रिस्क लेते हैं तो इसकी जांच पड़ताल के अंदर हमें 3 चीज़ें चेक करनी होती हैं। रिस्क असेसमेंट कहते हैं जांच पर किसी चीज़ का जायजा लेना, जांच पड़ताल करना उस चीज़ की। ठीक है, तो कहता है रिस्क की जब आप जांच पड़ताल करो तो आपको 3 चीज़ों का पहले से आइडिया होना चाहिए। पहला ये फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव रिस्क के मैनेजमेंट, कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कहाँ कहाँ खतरा आ सकता है। दूसरा, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क यूनिवर्स, और फिर दूसरे नंबर पे आपको ये पता हो कि जो खतरा आएगा वो कितना बड़ा होगा, वो कितना लार्ज होगा। यूनिवर्स का मतलब होता है कितना बड़ा खतरा होगा। और तीसरा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क टू आईटी रिसोर्स, यानी अगर खतरा आ गया है और अब मतलब आपको पहले नंबर पे ये पता चल जाएगा कि मतलब खतरा कहाँ पे हो सकता है, उसकी बुनियाद क्या होगी। दूसरा, आपको रिस्क असेसमेंट में ये पता चल जाता है कि जनाब खतरा कितना बड़ा होगा। और तीसरा, आपको ये पता चल जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के अंदर कौन-कौन से आपको फिर नुकसानात होंगे इस रिस्क की वजह से, कौन-कौन से नुकसानात होंगे। तो ये 3 चीज़ों को आपको पता चल जाता है जब आप रिस्क को असेसमेंट करते हो। नेक्स्ट दोस्तों आता है कंटीन्यूअस रिस्क मैनेजमेंट स्टेप, कि जब हम रिस्क को मैनेजमेंट करते हैं रिस्क की, तो उसमें कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला होता है रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट का मतलब दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई एंड एक्सेस रिस्क, कि सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना, अपने रिस्क को क्या करना, आइडेंटिफाई। जो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सर इन स्टेप्स के नाम पूछ सकती हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रिस्क एपेटाइट, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपका रिस्क है क्या। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको कहते हो डेवलप रिस्क मैनेजमेंट प्लान, फिर आप अपने रिस्क की को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर एक प्लान बनाते हो। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करते हो कि वो जो आपने रिस्क मैनेजमेंट का एक प्लान बनाया होता है, उस प्लान को आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। और चौथे नंबर पे फिर आप जब इम्प्लीमेंट कर देते हो उसके बाद फिर आप उसको मॉनिटर करते हो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स के आपने नाम याद करने हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट पे आता है जी चैलेंजेस विद रिस्क फोकस्ड अप्रोच, कि अब लास्ट में उसने ये बात कर रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना पूरे का पूरा फोकस रिस्क के ऊपर कर दो, पूरा फोकस पूरा ध्यान जो है वो अगर रिस्क पे कर दोगे, तो फिर उसकी वजह से आपको क्या चैलेंजेस मतलब क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या असरात उसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला उसने सवाल बताया, कहता है इन एन इन्वायरमेंट वेयर कंट्रोल्स आर एब्सेंट एंड अ रिस्क बेस्ड अप्रोच में बिकम टू एकेडमिक। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप अपना पूरे का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिस्क के ऊपर कर दोगे ना, और आपकी कंपनी के अंदर हिफाजती इक़दामात नहीं है, और आप अपना पूरा फ़ोकस रिस्क के ऊपर कर दिया आपने, तो जनाब वहाँ पर फिर क्या होगा कि वो सिर्फ़ फिर किताबी बातें बन जाएँगी, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होगी। तो ये आपको बहुत बड़ा एक नुकसान होगा इसकी वजह से, कि यानी सिर्फ़ ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा फ़ोकस रिस्क आप पीछे पड़ के आए हो, रिस्क रिस्क क्या है, रिस्क की जाँच-पड़ताल क्या है। तो यानी अब वो आपको लास्ट में बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं कि आपने अपना पूरे का पूरा फ़ोकस सिर्फ़ फिर रिस्क पे नहीं कर देना, बल्कि आपने उसके साथ-साथ अपने हिफाज़ती इक़दामात पे भी फ़ोकस करना है। क्योंकि देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर के अंदर दरवाज़ा ही नहीं है, और आप ये सोच रहे हो कि जनाब दरवाज़ा नहीं है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, चोर आ सकता है हमारे घर के अंदर या आप तो ये सारी चीज़ें। मतलब आप दरवाज़ा नहीं लगवा रहे,
बल्कि आप सिर्फ़ इस बात के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो कि जनाब इसके क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले नुकसानात को सोचने से पहले या रिस्क लेने से पहले हिफाज़ती इक़दामात करना भी ज़रूरी है। यानी घर के अंदर दरवाज़ा नहीं है तो पहले भाई दरवाज़ा लगवाओ। पहले प्रैक्टिकली दरवाज़ा लगवाओगे तो फिर आप सोचोगे ना कि अगर दरवाज़ा अब लग गया है, तो अब अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो फिर इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। आपने दरवाज़ा लगवाया नहीं है और ये सोची जा रहे हो कि जनाब इसकी वजह से जो है हमें क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपने अपना सारे का सारा फ़ोकस जो है सिर्फ़ रिस्क पे नहीं करना बल्कि आपने दोनों चीज़ों को साथ-साथ लेके चलना है। हिफाज़ती इक़दामात भी करने हैं और उसके साथ-साथ रिस्क के ऊपर भी फ़ोकस करना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर आप अपना पूरे का पूरा फ़ोकस रिस्क के ऊपर कर दोगे तो फिर दूसरा आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एफर्ट शुड फ़ोकस ऑन 4 स्टेप सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रेमवर्क। ये सिक्योर 4 स्टेप सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क दोस्तों हमने अपने प्रीवियस मॉड्यूल्स मेरे ख्याल से मॉड्यूल नंबर 5 या 6 के अंदर पढ़े थे। तो कहता है अगर आपके पास हिफाज़ती इक़दामात नहीं हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्क पे फ़ोकस कर रहे हो, तो कहता है इससे आपको नुकसानात हो सकते हैं और इन नुकसानात से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने 4 स्टेप सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क पे काम करना चाहिए। तो ये दोस्तों आज का मॉड्यूल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के मॉड्यूल की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।